स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अपना टॉपिक चल रहा था पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल में आज अपन बात करेंगे किसकी, पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, गुणों में आवर्तीता की बात करेंगे। इसका बेसिकली पेरियोडिक टेबल के लिए इसका मीनिंग क्या है, इसको डिफाइन करने जा रहा हूं मैं। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात आती है पेरियोडिसिटी की। पेरियोडिसिटी का मतलब पेरियोडिक टेबल में अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं, कोई भी एलिमेंट जिसको अरेंज किया गया था, क्लासिफाई किया गया था, किसके अकॉर्डिंग किया गया था, या मैं ये कह दूं किसी मॉडर्न पेरियोडिक टेबल का जो बेस था वो क्या था, एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी एलिमेंट को जब क्लासिफाई किया गया तो उसका आधार क्या लिया गया, परमाणु क्रमांक। इसका मतलब क्या हुआ, पेरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स रखे गए थे वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखे गए थे। इसका मतलब क्या हुआ, पेरियोडिसिटी की बात आती है तो जब किसी एलिमेंट को परमाणु क्रमांक के आधार पर बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो एक निश्चित अंतराल के बाद क्या होती है, समान गुणों की पुनरावृत्ति मिलती है। मैंने क्या कहा, देखना बच्चों ध्यान से। मैंने कहा जब किसी तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा जाए या व्यवस्थित किया जाए तो समान अंतराल के बाद क्या देखने को मिलती है, समान गुणों की पुनरावृत्ति देखने को मिलती है। समान गुणों की पुनरावृत्ति देखने को मिलती है। तो उस एलिमेंट्स की वो क्या कहलाती है, पेरियोडिसिटी कहलाती है। तो जब किसी एलिमेंट्स को पेरियोडिक टेबल में उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखा जाए तो एक सेम गैप के बाद क्या मिलती है, कुछ सेम प्रॉपर्टीज की रिपीटिंग होती है, वही क्या कहलाती है, उसकी पेरियोडिसिटी कहलाती है। तो ये तो बात हो गई गुणों में आवर्तीता। बात आती है समान अंतराल के बाद समान गुण किसकी बात कर रहा है ये, यहाँ पे सेम प्रॉपर्टीज होने का मतलब क्या है, सेम प्रॉपर्टीज होने का मतलब यहाँ पे होता है सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए, जब किसी एलिमेंट्स को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो समान अंतराल के बाद समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है। तो समान गुणों की पुनरावृत्ति का यहाँ पे बेसिकली मीनिंग क्या होता है, समान बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जो बाह्यतम की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलता है, सेम मिलता है, वही उसकी क्या लाती है, सेम प्रॉपर्टीज। तो किस निश्चित अंतराल के बाद क्या मिलता है, समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है, उनकी रिपीटिंग होती जाती है, तो वही उसकी क्या कहलाती है, पेरियोडिसिटी कहलाती है। तो ये तो जनरल डेफिनेशन होगी पेरियोडिसिटी की, कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो समान अंतराल के बाद क्या मिलता है, सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, तो वही उसकी क्या कहलाती है, पेरियोडिसिटी कहलाती है। सबसे पहले आप इसकी जनरल डेफिनेशन उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा बच्चों, अब देखिएगा इन प्रॉपर्टीज के अंदर अपन कौन कौन सी टर्म्स पढ़ेंगे उसकी मैं बात करूंगा। पेरियोडिसिटी में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की बात करनी है, देखिएगा ध्यान से। देखना, प्रॉपर्टीज में अगर मैं बात करूं, प्रॉपर्टीज में अपन कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे अपन शिल्डिंग इफेक्ट। सबसे पहले क्या है, शिल्डिंग इफेक्ट। सेकेंड इसमें पढ़ेंगे अपन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड इसमें पढ़ेंगे अपन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन, एग्जांपल्स। फोर्थ इसमें पढ़ेंगे अपन पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेशन पावर बोल दो, पेनिट्रेटिंग पावर बोल दो, भेदन क्षमता। फिफ्थ इसमें पढ़ेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल।
सिक्स इसमें पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी। सेवंथ इसमें पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके अपन वन बाय स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले शेल्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियस, पेनिट्रेशन पावर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ शेल्डिंग इफेक्ट की, परिरक्षण प्रभाव। तो देखना बच्चों ध्यान से, पेरियोडिक टेबल में शेल्डिंग इफेक्ट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, किसी एलिमेंट के लिए कैसे डिफाइन होगा। सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूँ, शेल्डिंग इफेक्ट। देखिएगा शेल्डिंग इफेक्ट क्या होता है। शेल्डिंग इफेक्ट बोला जाता है आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन का, शेल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है, शेल्डिंग इफेक्ट। देखना मैंने क्या कहा, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है, शेल्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। इसको और क्या बोला जाता है, परिरक्षण प्रभाव। आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है, शेल्डिंग इफेक्ट। देखना बच्चों ध्यान से, मैंने कहा ये कोई न्यूक्लियस है, किसी एलिमेंट का न्यूक्लियस, इसके चारों ओर क्या है, सेल प्रेजेंट है, इसके चारों ओर क्या है, सेल प्रेजेंट। जैसे मैंने मान लिया ये अलग अलग सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने इस सेल को क्या बता दिया, आउटर सेल बता दिया। इसको मैंने क्या कह दिया, आउटर सेल, इसको मैं आउटर सेल बता रहा हूं। और ये जो सेल है इसको मैं क्या कह देता हूं, इनर सेल। तो ये आंतरिक कोश हो गया, ये बाह्यतम कोश हो गया, इसका आउटर सेल हो गया। तो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की क्षमता क्या कहलाती है, शेल्डिंग इफेक्ट। इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, रिपल्सन लगेगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच रिपल्सन लगने से इसको प्रतिकर्षित करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नाभिक का जो चार्ज है, नाभिक का जो आवेश है, इससे इस आवेश को क्या करेंगे, ये प्रोटेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को नाभिकीय आवेश से क्या करेंगे, बचाएंगे, मतलब शील्ड करने का काम करते हैं, प्रतिरक्षित करने का काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखना, ये नाभिकीय आवेश कितना बोला जाता है, प्लस जेडी। नाभिकीय आवेश कितना बोला जाता है, प्लस जेडी। तो नाभिकीय आवेश के द्वारा यहाँ पे अगर नाभिकीय आवेश, इसके बीच क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और नाभिक के बीच में आकर्षण है, तो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन के द्वारा जब रिपल्सन होगा आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स का, तो इन इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, ये नाभिकीय आवेश से क्या करेंगे, इसकी प्रोटेक्शन करेंगे। कौन, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन। तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की क्या करते हैं, नाभिकीय आवेश से सुरक्षा करते हैं, शील्डिंग करते हैं। तो इसलिए इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, शील्डिंग इफेक्ट। तो देखना बच्चों ध्यान से, इसके लिए अगर कांस्टेंट की बात की जाए, शील्डिंग इफेक्ट के लिए कांस्टेंट की बात, इसके लिए कांस्टेंट बोला जाएगा शील्डिंग कांस्टेंट, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या होता है, क्या इसकी अपन चर्चा कर लेंगे। अभी इतना ध्यान में रखना कि शील्डिंग इफेक्ट के लिए कांस्टेंट क्या बोला जाता है, शील्डिंग कांस्टेंट। सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करता है, इनर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो रिपेल की पावर है वो क्या कहलाती है, शील्डिंग इफेक्ट कहलाती है। तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन हो गई। सबसे पहले आप इसको उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा बच्चों, ये तो बात होगी शील्डिंग इफेक्ट की। अब अपन सेकंड बात करेंगे किसकी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, इसकी अपन चर्चा करेंगे। देखिएगा सेकंड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश।
इसकी डेफिनेशन कैसे बोली जाएगी, देखना बच्चों ध्यान से। जेड इफेक्टिव किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, जेड इफेक्टिव से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड इफेक्टिव। तो सबसे पहले बात आती है प्रभावी नाभिक आवेश का बेसिकली मीनिंग क्या होता है। तो प्रभावी नाभिक आवेश होता है किसी भी एलिमेंट्स की जब बात की जाए, किसी भी एलिमेंट्स की, जैसे मैंने कहा ये कोई नाभिक है, जैसे मैंने कहा ये कोई नाभिक, जिसमें मैंने कहा इसके चारों ओर ये क्या है, सेल। तो नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश, ये सभी क्या होंगे, जितने भी यहाँ पे सेल होंगे ये आउटर सेल कहलाएंगे, आउटर सेल। आउटर सेल नाभिक आवेश के द्वारा ये जो बाह्यतम कोश है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या लगेगा, यहाँ पे नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा। तो नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रभावी रूप से आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। तो देखिए बच्चों मैंने क्या कहा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के, नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला प्रभावी आकर्षण क्या कहलाता है, जेड इफेक्टिव कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या होगी, नाभिक के द्वारा आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला इफेक्टिव अट्रैक्शन क्या कहलाता है, जेड इफेक्टिव कहलाता है। तो यहां से अगर बात की जाए इस नाभिक के आवेश की, नाभिक आवेश कितना बोला जाता है, प्लस जेडी आवेश होता है। तो आउटर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके बीच जो लगेगा अट्रैक्शन, इफेक्टिव अट्रैक्शन जो लगेगा वो किस बात को रिप्रेजेंट करेगा, जेड इफेक्टिव को। सबसे पहले जेड इफेक्टिव के बारे में साइंटिस्ट स्लेटर ने बताया था, स्लेटर ने अपने रूल दिए थे, उसके अकॉर्डिंग जेड इफेक्टिव कैलकुलेट किया जाता है। तो देखना सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था, स्लेटर। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, स्लेटर ने बताया था। स्लेटर ने कुछ रूल दिए थे, उसके अकॉर्डिंग क्या कैलकुलेट किया जाता है, जेड इफेक्टिव कैलकुलेट किया जाता है। जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होगा, देखना जेड इफेक्टिव इक्वल टू बोला जाता है जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर। और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है शील्डिंग कांस्टेंट। शील्डिंग कांस्टेंट जो किस बात को रिप्रेजेंट करेगा, रिपल्सन को या प्रतिकर्षण को रिप्रेजेंट करेगा। और एटॉमिक नंबर हो गया, जेड इफेक्टिव किसको रिप्रेजेंट करता है, इफेक्टिव अट्रैक्शन को। तो ये सिंपल डेफिनेशन हो गई इसकी। सबसे पहले आप इसको उतार लें, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कि कैसे जेड इफेक्टिव कैलकुलेट किया जाएगा अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, एटम्स के लिए। चलिएगा बच्चों, तो ये बात हो गई जेड इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश। मैंने कहा सबसे पहले किसने बताया था, स्लेटर ने। स्लेटर ने कुछ रूल दिए थे, वो रूल कौन कौन से हैं उसके अपन चर्चा करेंगे अब। देखिएगा स्लेटर रूल, स्लेटर रूल। तो वो रूल कौन कौन से होंगे, सबसे पहले स्लेटर रूल की मैं बात कर रहा हूं। देखना फर्स्ट क्या था, इस एक परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण शून्य माना जाता है। कितना होता है, शून्य, 0 होता है। स्लेटर का फर्स्ट नियम क्या था कि एक परमाणु के किसी एलिमेंट के लिए जब जेड इफेक्टिव की बात की जाती है तो जेड इफेक्टिव के लिए अगर सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले अगर जेड इफेक्टिव इक्वल टू क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा होता है। तो सिग्मा क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग कांस्टेंट। शील्डिंग कांस्टेंट के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, सबसे पहले अपने किसकी रिक्वायरमेंट होगी, शील्डिंग कांस्टेंट की। तो किसी एटम में अगर जेड इफेक्टिव की बात की जाएगी तो उसके जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है, आउटर इलेक्ट्रॉन, जिसका परिरक्षण या सिग्मा कितना होगा, शून्य माना जाता है। परिरक्षण में शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, शून्य रखी जाएगी। अब देखना बच्चों ध्यान से, और क्या कहा इसने, ये तो बात हो गई एक परमाणु में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की।
अब बाह्यतम कोश में उपस्थित ऐसे तो है नहीं एक इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस सेल में ऐसे तो नहीं एक इलेक्ट्रॉन ही होगा, वैलेंस सेल में और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसने कहा आउटर जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या होता है, सिग्मा 0 होता है। इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन बच गए, वैलेंस सेल में और भी इलेक्ट्रॉन बच गए, या मैं कहूं जैसे वैलेंस सेल के अलावा इसमें बाह्यतम कोश में और भी इलेक्ट्रॉन बच गए, उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसने क्या बोला, और शेष इलेक्ट्रॉन के लिए जो बच गए रिमेनिंग शेष इलेक्ट्रॉन के लिए, शेष इलेक्ट्रॉन के लिए इसने क्या कहा, इसी इलेक्ट्रॉन के साथ, इस आउटर इलेक्ट्रॉन के साथ, आउटर इलेक्ट्रॉन के साथ क्या देखा जाता है, यहाँ पे प्रतिकर्षण देखा जाएगा। प्रतिकर्षण का मतलब भी क्या हो गया, सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी, प्रतिकर्षण देखा जाता है। इसका बेसिकली मीनिंग क्या है स्टेटमेंट का, जब क्वेश्चन करेंगे तो और भी इजीली समझ में आ जाएगा। प्रतिकर्षण देखा जाता है तो किसी भी एटम के जेड इफेक्टिव की बात की जाती है तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, उसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो है, सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका प्रिडक्शन कितना मानना है, 0 मानना है एक इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद अगर आउटर सेल में कोई इलेक्ट्रॉन है उसके लिए क्या करना है, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका जो इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन था उसके साथ क्या देखना है, रिपल्सन चेक करना है। रिपल्सन के अकॉर्डिंग अपने को क्या बताना, उसमें इफेक्टिव सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, शेल्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला रूल ये हो गया स्लेटर रूल। इसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड रूल की। सेकंड रूल क्या था देखना बच्चों ध्यान से, ये तो फर्स्ट रूल की बात होगी। सेकंड रूल बोला जाता है अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन एटम के लिए, किसी भी एटम के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया गया हो, NS एंड NP, NS NP कॉन्फ़िगरेशन हो तो किसी इलेक्ट्रॉन का NS NP कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसमें अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस इलेक्ट्रॉन का सिग्मा क्या बोला जाता है, सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू बताई गई थी इसके स्लेटर के अकॉर्डिंग। सिग्मा बोली जाती है 0.35, कितनी बोली जाती है, 0.35। तो इलेक्ट्रॉन किसी एटम के लिए जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना हो, अगर इसके ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किस में प्रेजेंट हो, NS NP कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट हो, उसके लिए सिग्मा या शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आती है, 0.35 आती है। थर्ड रूल क्या था, थर्ड रूल बोला जाता है अगर 1s क्या हो, आउटर हो, ओनली अगर इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट हो, सिर्फ 1s में ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो इसके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी बोली जाती है, तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू बोली जाएगी, शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू बोली जाती है 0.30 बोली जाती है। किसके लिए होगी वैल्यू, अगर बाह्यतम इलेक्ट्रॉन किस में हो, 1s में हो, सिर्फ 1s सेल हो, 1s सब सेल हो, एक फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, इसका मतलब क्या हुआ, वो आउटर होगा। और उस आउटर सेल के लिए अगर बात की जाए तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी, 0.30। कैसे आती है सभी को मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, आप लोग सभी सबसे पहले इन रूल्स को ध्यान से देख लीजिए कि ये जो वैल्यू किसके लिए आ रही है, NS NP इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 0.35, 1s आउटर सेल है तो सिर्फ 1s आउटर सेल है तो सिग्मा क्या होगा, 0.30। अब देखना बच्चों, और इसने क्या कहा, फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग इसने क्या कहा था, n-1, अगर n-1 में ईच इलेक्ट्रॉन का, n-1 कॉन्फ़िगरेशन में ईच इलेक्ट्रॉन हैव, इसका सिग्मा कितना बताया था इसने, 0.85, इसने इसका कितना बताया था, 0.85। तो देखना n-1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए n-1 अगर कोई आउटर सेल n है और उससे पहले वाला सेल कौन सा होगा, n-1, जिसको क्या बोला जाएगा, पेनल्टीमेट सेल। n-1 के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी बोली जाती है, 0.85। तो ये फिक्स वैल्यू होती है सिग्मा शील्डिंग कांस्टेंट की स्लेटर के अकॉर्डिंग। इन वैल्यूज को ध्यान में रखना है तभी जेड इफेक्टिव कैलकुलेट होगा। एक लास्ट और बोला था इसने, उसकी और मैं बात कर लेता हूं। अगर n-2 है, अगर n-2 कॉन्फ़िगरेशन में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके लिए सिग्मा की वैल्यू चाहिए तो या तो n-2 बोल दे या n-3 या n-4, जितने भी और सेल बच गए, इनर सेल बच गए, उसके लिए क्या बताया इसने, जितने भी और क्या कहे इसने, इनर सेल। तो n-2 के अलावा जितने भी इनर सेल हैं और इनर सेल होंगे उसके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी बोली गई थी, उसके लिए सिग्मा की वैल्यू बोली गई थी 1।
कितनी बोली गई थी 1। तो ये फिक्स वैल्यू होती है, इन वैल्यूज को ध्यान में रखना, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे। तो मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं इसको। एक परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर जो इलेक्ट्रॉन होगा एक इलेक्ट्रॉन, उसका सिग्मा कितना बताना है 0। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना और उसमें से उसका सिग्मा 0 बताना है, जेड इफेक्टिव 0 बोला जाएगा। प्रिडक्शन अब देखना बच्चों, और शेष इलेक्ट्रॉन के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होगा, प्रिडक्शन देखा जाता है, प्रतिकर्षण देखा जाता है इस इलेक्ट्रॉन के साथ। प्रतिकर्षण कैसे देखा जाएगा उसकी मैं बात कर लूंगा। और अगर सेकंड रूल क्या है, NS-NP इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी 0.35। अगर सिर्फ 1s आउटर सेल हो, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी 0.30। यहाँ पे मैं आउटर इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ कि आउटर इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, 1s में ही है ओनली। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो किस में है, सिर्फ 1s सब सेल में है, तो उसके लिए उस इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी 0.30। और n-1 अगर मैंने मान लिया n कोई वैलेंस सेल है और उससे पहले वाला सेल कौन सा होगा, पेनल्टीमेट सेल होगा, तो n-1 के लिए उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा सिग्मा की वैल्यू 0.85। और n-2 है या तो n-2 सब पेनल्टीमेट सेल या इससे नीचे और भी सेल होंगे जो इनर सेल होंगे, आंतरिक सेल होंगे, उनके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी बताई जाती है 1.0 या 1 बताई जाती है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा जेड इफेक्टिव उसकी मैं बात करूंगा। सबसे पहले स्लेटर रूल को आप उतार लें। ये बात हो गई स्लेटर रूल की। स्लेटर रूल क्या होता है, इसने क्या दिया था अपने रूल में, शिल्डिंग कांस्टेंट सिग्मा की वैल्यू इसने रिप्रेजेंट की थी जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने के लिए। सिग्मा की वैल्यू अपने को चाहिएगी तो स्लेटर के अकॉर्डिंग सिग्मा की वैल्यू अलग अलग होती है। कैसे काम में लेना है इनको, इस रूल को कैसे फॉलो किया जाता है उसको मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहला एग्जांपल कौन सा होगा, हाइड्रोजन एटम के लिए, एटॉमिक नंबर 1। इसके लिए अपने को जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। जेड इफेक्टिव या तो जेड इफेक्टिव पूछ लेगा या सिग्मा पूछ लेगा। सिग्मा पर पता है तो अपने को जेड इफेक्टिव अपने आप पता हो जाएगा। तो इसके लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s1। मैंने कहा सबसे पहले क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना है। आउटर इलेक्ट्रॉन का सिग्मा 0 बोला जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम करने से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा 1s0। इसके लिए क्या कैलकुलेट करना है अपने को, सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जेड इफेक्टिव बताना है। तो देखना बच्चों ध्यान से, सबसे पहले बात आती है आउटर इलेक्ट्रॉन का सिग्मा 0 हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने कम कर दिया, उसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन बचा वो क्या हो गया 1s0। कितने इलेक्ट्रॉन है 0 इलेक्ट्रॉन। तो स्लेटर के अकॉर्डिंग 1s अगर आउटर इलेक्ट्रॉन हो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन 1s में हो, किसमें हो 1s आउटर सेल में हो, सब सेल में हो, तो अगर उसके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी बोली जाती है, सिग्मा की वैल्यू बोली जाती है 1s के लिए 0.30। कितनी बोली जाती है 0.30। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने पर इलेक्ट्रॉन वैल्यू कितनी होती है सिग्मा की 0.30। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0, तो इससे मल्टीप्लाई कितने से होगा ये 0 से मल्टीप्लाई, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। तो मैंने कहा सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, एक आउटर इलेक्ट्रॉन को, एक आउटर इलेक्ट्रॉन का सिग्मा कितना बोला जाता है स्लेटर के अकॉर्डिंग 0, तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन कम करने से कितना आएगा कॉन्फ़िगरेशन 1s0। इसके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी, 1s में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए सिग्मा की वैल्यू 0.30 अपने स्लेटर रूल में पढ़ा था। पर इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 इलेक्ट्रॉन है तो 0 से मल्टीप्लाई, सिग्मा कितना आ गया 0 आ गया। अब बात करते हैं जेड इफेक्टिव की। जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना है 1 माइनस सिग्मा कितना है 0, तो जेड इफेक्टिव कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया। तो ये इसकी बात हो गई किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। सबसे पहले आप इसको उतार ले, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट एटम। चलिएगा बच्चों, अब बात करते हैं सेकेंड एलिमेंट की। हाइड्रोजन के बाद हीलियम। हीलियम के लिए जेड इफेक्टिव कितना होगा देखना, कैसे कैलकुलेट करेंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उसी के अकॉर्डिंग ये ज्यादा याद होंगे। देखना हीलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s0 इस तरीके से लिख सकते हो या 1s2 लिख सकते हो ओनली। इसके लिए क्या निकालना है जेड इफेक्टिव। सबसे पहले आउटर इलेक्ट्रॉन्स को एक कम कर देना है, एक इलेक्ट्रॉन कम करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s1। अब देखना 1s1 के अकॉर्डिंग सिग्मा की वैल्यू निकालनी है। तो जब इलेक्ट्रॉन 1s सब सेल में हो तो उसके लिए क्या बोला जाता है, सिग्मा की वैल्यू
1s में हो तो 0.30, कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई 1 से तो सिग्मा इज इक्वल टू 0.30, इसके लिए वैल्यू हो गई। अब z इफेक्टिव की बात की जाए, z इफेक्टिव कितना होगा, z माइनस सिग्मा, z कितना है 2 माइनस 0.30, तो यहाँ से कितनी आएगी वैल्यू इसकी 1.7। तो ये किसके लिए हो गया, हीलियम 2, एटॉमिक नंबर 2 हीलियम के लिए z इफेक्टिव वैल्यू कितनी आती है 1.7। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इजीली अपने पास आ जाएगा z इफेक्टिव। तो उतार लो बच्चों इसको, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आइटम पर। चलिएगा बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिएगा थर्ड आइटम है लिथियम। थर्ड कौन सा है, लिथियम। कितना होता है एटॉमिक नंबर 3। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2p0 तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए अपने को क्या निकालनी है, z इफेक्टिव। तो सबसे पहले क्या करना है, आउटर इलेक्ट्रॉन को एक कम करना है, आउटर इलेक्ट्रॉन कम करना है। इसका मतलब क्या हुआ 2s1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा 1s2 2s0, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बच गया 1s2 2s0। अब देखना बच्चों ध्यान से, यहाँ पे अगर बात की जाए, अगर मैं क्या कर दूं, इसको n मान लूं, n सेल मान लूं, क्या मान लूं इसको मैं n सेल मान लेता हूं। तो अब अगर मैं इस आउटर सेल मान लेता हूं, वैलेंस सेल मान लेता हूं, तो यहाँ पे जब 2 है तो ये क्या होगा 1 है। इसका मतलब n में से कितना कम हुआ होगा, a कम हुआ होगा। अब देखना बच्चों ध्यान से, NsNp की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है, NsNp। NsNp के लिए इस लेटर के अकॉर्डिंग सिग्मा की वैल्यू कितनी बताई जाती है 0.35। तो यहाँ पे देखना बच्चों ध्यान से, NsNp यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ 2p0। तो ये कंडीशन कौन सी है NsNp। इसके लिए इस लेटर के अकॉर्डिंग सिग्मा की वैल्यू कितनी बताई जाती है 0.35। कितने इलेक्ट्रॉन है NsNp में 0 इलेक्ट्रॉन, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब NsNp इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी 0। अब बात आती है n-1। जब ये आउटर सेल है, वैलेंस सेल है, तो इसके अंदर वाला कौन सा होगा पेनल्टीमेट सेल n-1। n-1 के लिए सेलेक्टर ने बोला था सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, फिक्स होती है। कितनी होती है n-1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिग्मा की वैल्यू बोली जाती है 0.85। 0.85 कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा वैल्यू 07.1। तो यहाँ से दोनों सिग्मा को अगर जोड़ देंगे तो ओवरऑल इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या आ जाएगी, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। तो 1.70 प्लस 0 कितना आएगा, सिग्मा की वैल्यू 1.70। अगर यहाँ से z इफेक्टिव की बात करें तो z इफेक्टिव कितना होगा, z माइनस सिग्मा, z कितना है 3, सिग्मा कितना है 1.70। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 माइनस 1.70। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखना तो ध्यान से, इसकी वैल्यू बोली जाएगी 1.3। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.3। तो ये बात होगी किसकी, लिथियम के लिए z इफेक्टिव कितना आता है 1.3। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, इसी के अकॉर्डिंग z इफेक्टिव निकालना है। उतार लो बच्चों इसको। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एटम की। नेक्स्ट एटम कौन सा होगा, नेक्स्ट एटम है लिथियम के बाद बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। सबसे पहले क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन कम करना है। सबसे पहले क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन कम। आउटर इलेक्ट्रॉन का सिग्मा 0 बोला जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हैं। तो इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा 1s2 2s1। इसके लिए क्या निकालना है, अपने को वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अगर मैं इसको क्या लिख दूँ 2p0 भी लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे जनरली नहीं लिखते, लेकिन सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको मैं लिख रहा हूँ। तो देखना ये कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, जब ये 2 है तो ये 1 है, इसका मतलब इस n में से कम हुआ होगा। ये अगर n है तो यहाँ से n-1 हो गया। और NsNp के लिए NsNp 2s2p इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी बोली जाती है, फिक्स होती है। NsNp के लिए सिग्मा की वैल्यू 0.35। 0.35 कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कितने से होगा 1 से, सिग्मा कितना आएगा 0.35।
अब देखना n-1 के लिए सिग्मा कितना बोला जाता है 0.85 इंटू इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1.70। दोनों को जोड़ लेंगे तो ओवरऑल इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या आ जाएगी सिग्मा की वैल्यू, तो 1.70 प्लस 0.35 मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो वैल्यू कितनी आएगी है 2.05। तो जेड इफेक्टिव अगर पूछ ले तो यहाँ से क्या करना है जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना है 4 है एटॉमिक नंबर, माइनस सिग्मा कितना है 2.05, तो वैल्यू कितनी आएगी इसके लिए बेरिलियम के लिए जेड इफेक्टिव बोला जाता है 1.95। कितना बोला जाएगा 1.95। तो बेरिलियम के लिए जेड इफेक्टिव 1.95 होगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, इसके अकॉर्डिंग एलिमेंट का अपने जेड इफेक्टिव इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उतार लो बच्चों इसको। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एटम पर। बेरिलियम के बाद कौन सा एटम आता है बोरोन। कौन सा एटम आता है बोरोन, देखना बच्चों ध्यान से। नेक्स्ट है बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2p1 5 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। सबसे पहले क्या करना है एक इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन एक कम करना है, उसके लिए सिग्मा की वैल्यू 0 बोला जाती है। तो उसके लिए सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया। उसके बाद यहाँ से देखिएगा 1s2 2s2 2p0 1s2 2s2 2p0। तो अगर ये n है तो ये क्या होगा n-1, क्योंकि ये जब 2 है तो ये क्या है 1, तो n और n-1। अब देखना बच्चों NS-NP की कंडीशन अप्लाई हो रही है इस लेटर रूल के अकॉर्डिंग। NS-NP 2s2p के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी बताई जाती है फिक्स बताई जाती है 0.35 इनटू कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे सिग्मा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी NS-NP के लिए 0.70। कितनी आएगी वैल्यू 0.70। n-1 के लिए सिग्मा क्या होता है फिक्स होता है 0.85 इनटू कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितनी आएगी वैल्यू 1.70। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए आएगा, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 1.70 प्लस 0.70। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 2.4 आ जाएगी वैल्यू। तो जेड इफेक्टिव अगर अपने से पूछ ले तो क्या बताना है जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना होगा 5, जेड कितना है बोरोन का 5 माइनस सिग्मा कितना है 2.4। तो ये वैल्यू यहाँ से जेड इफेक्टिव कितना आएगा बोरोन के लिए 2.6। कितनी आ जाएगी वैल्यू 2.6। तो बोरोन के लिए जेड इफेक्टिव होता है 2.6। इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है जेड इफेक्टिव की। उतार लो दोस्तों इसको। इसके बाद अपन चलते हैं इससे आगे वाले नेक्स्ट एटम पर। चलिएगा बच्चों अब बात करते हैं बेरिलियम से आगे कौन सा एटम आता है कार्बन एटम। कौन सा एटम आता है कार्बन। देखिएगा कार्बन की अगर बात की जाए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन 6। एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए 1s2 2s2 2p2 कितना हो गया 1s2 2s2 2p2 तो कितने हो गए 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन कम करना है। कितना इलेक्ट्रॉन कम करना है एक इलेक्ट्रॉन। क्या करना है एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा वो क्या होगा 1s2 2s2 2p1। अब देखना बच्चों अगर मैं इसको n मान लेता हूँ वैलेंस सेल तो ये क्या होगा पेनल्टीमेट सेल n-1। NS-NP की कंडीशन अप्लाई हो रही है तो लेटर के अकॉर्डिंग सिग्मा की अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो NS-NP के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी बोली जाती है NS-NP के लिए फिक्स होती है 0.35। कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सिग्मा इज इक्वल टू 1.05 आ गई। अब देखना बच्चों यहाँ से अगर बात की जाए n-1 के लिए सिग्मा फिक्स होता है 0.85। कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये वैल्यू कितनी होगी 1.70। जब दोनों को जोड़ लूंगा तो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिग्मा की वैल्यू आएगी। तो ओवरऑल सिग्मा कितना होगा 1.70 प्लस 1.05। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 2.75। अब देखना बच्चों ध्यान से जेड इफेक्टिव की अगर बात की जाए जेड इफेक्टिव कितना होगा जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना है 6, एटॉमिक नंबर कितना है 6 माइनस 2.75। तो कार्बन
कार्बन के लिए जेड इफेक्टिव कितना बोला जाता है, इसके लिए वैल्यू आएगी जेड इफेक्टिव की 3.25। वैल्यू कितनी आएगी 3.25। तो कार्बन के लिए जेड इफेक्टिव 3.25। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, इसके अकॉर्डिंग एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जेड इफेक्टिव। उतार लो बच्चों इसको। चलिएगा अब एक लास्ट एटम की मैं बात कर लेता हूं, कार्बन के बाद है नाइट्रोजन एटम की। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी तभी ये चीजें ज्यादा याद रहेगी। देखिएगा बच्चों, नाइट्रोजन एटम के लिए बात कर लेता हूं। एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p, कितना होगा 4 और 3 7, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7। अब देखना, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से। सबसे पहले मैंने क्या कहा, एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना है, उसके लिए सिग्मा कैलकुलेट नहीं करना। सिग्मा कितना होता है लेटर के अकॉर्डिंग 0 होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। 1s2 2s2 2p2, तो इनके लिए क्या करना है, सिग्मा कैलकुलेट करना है। अगर मैं इसको n मान लेता हूं तो ये अपना क्या है n-1। तो ns और np इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिग्मा क्या होता है, फिक्स होता है। सिग्मा कितना होता है इस लेटर में 0.35। कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन। ns np में कितने इलेक्ट्रॉन 4। इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 1.4 आ गया। अब अगर यहाँ से बात की जाए तो कितना आएगा वैल्यू, यहाँ से देखना ध्यान से। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, n-1 के लिए सिग्मा के लिए वैल्यू अगर बात करूं तो 0.85 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1.70। ओवरऑल सिग्मा अगर दोनों को जोड़ दें तो इस ओवरऑल इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या आ जाएगी सिग्मा की वैल्यू, तो 1.70 प्लस 1.40 कितनी आएगी वैल्यू 3.1। कितनी आ गई वैल्यू 3.1। तो जेड इफेक्टिव अगर पूछ ले तो जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना है 7, तो 7 माइनस सिग्मा कितना है 3.1, ये वैल्यू कितनी आएगी। तो नाइट्रोजन के लिए जेड इफेक्टिव कितना बोला जाता है, नाइट्रोजन के लिए बोला जाता है 3.9। तो नाइट्रोजन के लिए जेड इफेक्टिव 3.9 होता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, उसके अकॉर्डिंग अपन इजीली क्या कर सकते हैं, जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको उतार लो बच्चों। चलिएगा अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। अगर पेरियोडिक टेबल में मैं बात करूं, पेरियोडिक टेबल में जेड इफेक्टिव का क्या फर्क पड़ेगा, इसका इफेक्टिवनेस कैसे दिखेगी, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो पेरियोडिक टेबल में क्या बोला जाता है, अगर पेरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है। मैंने क्या कहा, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है। और वर्ग में इन ग्रुप टॉप टू बॉटम, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जेड इफेक्टिव क्या रहता है, नियत रहता है। तो नोट लगा के एक बात लिख लें, नोट लगा के लिख लें बच्चों। सबसे पहले मैंने क्या कहा, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। तो इन पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। एक सेकेंड बात वर्ग के लिए और बता देता हूं मैं। ये तो आउट की बात होगी। वर्ग इन ग्रुप की बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है, नियत रहता है, नियत या कांस्टेंट रहेगा। तो वर्ग की बात करें तो कांस्टेंट कैसे रहेगा उसकी अपन बात करेंगे, और कैसे बढ़ता है उसकी अपन एग्जांपल से बात करेंगे। सबसे पहले आप स्टेटमेंट को लिख लें कि पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है। तो आवर्त की तो अपन ने बात की थी। अभी जो हाइड्रोजन एटम पढ़ा, हीलियम पढ़ा, लिथियम पढ़ा,
बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से अपन किस में पढ़े एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग है एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं। तो पीरियड के अकॉर्डिंग अपन ने देखा कि जितनी भी वैल्यू आ रही थी, हाइड्रोजन का जेड इफेक्टिव कम आ रहा था, उसके बाद हीलियम का ज्यादा, उसके बाद लिथियम का और ज्यादा, इस तरीके से वैल्यू बढ़ रही थी। जेड इफेक्टिव चेक कर लेना आप लोग। जैसे जैसे अपन किस में जाएंगे, पीरियड में जाएंगे एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब बात करते हैं वर्ग में। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जेड इफेक्टिव कैसे बढ़ेगा, कैसे कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसको एग्जांपल से समझा देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब क्या है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। तो पीरियड की अपन एग्जांपल से बात कर ली, उसमें आप लोग वैल्यू चेक कर लेना कि सभी एलिमेंट्स की जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे अपन पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। अब बात आती है वर्ग की। तो वर्ग में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, उससे आप लोगों को इजीली समझ में आएगा कि कांस्टेंट कैसे होगा जेड इफेक्टिव। जैसे मैंने एग्जांपल लिया सोडियम। सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूं मैं, सोडियम के। एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए, 10 हो गए। उसके बाद 2p के बाद किसमें आता है इलेक्ट्रॉन 3s, तो इसमें कितना आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा। 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब देखना इसमें अगर सबसे पहले बात की जाए तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, जेड इफेक्टिव। तो आउटर इलेक्ट्रॉन को एक कम कर देना है। सबसे पहले क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना है। अपनी वही ट्रिक है, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, जिसके लिए सिग्मा 0 बोला जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s0। 3s क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब देखना ध्यान से, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया तो कितना होगा, 0 हो गया। अब देखना अगर मैं इसको n बोल दूं, ये क्या है, आउटर सेल वैलेंस सेल n है, ये क्या है, ये 3 है तो ये 2 है, ये 1 है तो ये 3 है तो ये 2 है, इसका मतलब n से कम हुआ होगा पेनल्टीमेट सेल, और ये n में से 2 कम हुए तब आया होगा n-2, इसका मतलब सब पेनल्टीमेट सेल। इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब देखना बच्चों इसमें सिग्मा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, सिग्मा की वैल्यू। तो देखना इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और 3s 3p भी तो क्या है, खाली है, लिखने में क्या जाता है 3p0। इसको वैसे रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या लिख दिया, 3s 3p0 दोनों में क्या इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन। तो ये कंडीशन कौन सी हो गई, 3s 3p0 का मतलब क्या हो गया, nsnp। तो ये कंडीशन कौन सी हो गई, nsnp। तो सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए nsnp मैंने इसको लिख दिया। सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है nsnp के लिए, 0.35। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, इलेक्ट्रॉन है इसमें 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अब बात आती है n-1 के लिए। n-1 के लिए सिग्मा कितना बोला जाता है, 0.85। कितना बोला जाता है, 0.85 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 6.8। कितना होगा, 6.80। अब देखना, अब बात आती है n-2 के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंट आगे देखना, n-2 के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इनटू कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो सिग्मा कितना आएगा, 2 आएगा। तो इन सभी को, तीनों सिग्माओं को जोड़ दो तो इस ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या आ जाएगी, सिग्मा की वैल्यू। तो सिग्मा इज इक्वल टू 2 + 6.80 + 0 कितना आएगा, ये 8.8। कितना आ गया, 8.8। जेड इफेक्टिव की अगर बात कर ले तो जेड इफेक्टिव में यहाँ पे कितना आएगा वैल्यू, 11 - 8.8 8.8। इसमें से तो सोडियम के लिए जेड इफेक्टिव कितना बोला जाता है, सोडियम के लिए यहाँ पे आएगी वैल्यू इसकी 2.2। कितनी आएगी वैल्यू, 2.2। तो ये बात हो गई सोडियम की। अब मैं बात करूंगा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जेड इफेक्टिव की वैल्यू कांस्टेंट कैसे होगी। तो इसको मैंने छोटे से एग्जांपल समझाया, और एक एग्जांपल समझे, कंपैरेटिवली बात करेंगे कि कांस्टेंट कैसे रह रही है। तो सोडियम के लिए कितना होता है, 2.2। उतार लो बच्चों इसको। चलिए अब बात करते हैं सोडियम के नीचे इस ग्रुप की बात करूं तो सोडियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का, जिसके अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो इससे नीचे वाला ग्रुप में एटम कौन सा होगा, सोडियम के बाद कौन सा आता है, पोटेशियम। तो पोटेशियम के लिए वैल्यू कैलकुलेट करके बता देता हूं कि कांस्टेंट कैसे होगी वैल्यू। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जेड इफेक्टिव क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो जिस तरीके से सोडियम में पढ़ा वैसे ही किस में पढ़ेंगे, पोटेशियम में जेड इफेक्टिव निकालेंगे। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है,
19। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सोडियम के लिए, देखना ध्यान से। पोटेशियम के लिए क्या होता है 1s2 2s2 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 19, कितने हो गए 10 हो गए। अब देखना 1s2 2s2 2p 3s2 3p6, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में आता है 4s में 4s2, उसके बाद 3d में 3d कितना हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 4 6 4 10 12 और 6 18 और 1 19 इलेक्ट्रॉन पहले किस में आता है 4s1 में, उसके बाद 3d में आता है। तो इस यह क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसी के अकॉर्डिंग अपने को क्या कैलकुलेट करना है, इसमें सबसे पहले अपने को यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग सिग्मा कैलकुलेट करना है, उसके बाद जेड इफेक्टिव। तो देखना बच्चों ध्यान से, सबसे पहले मैंने कहा आउटर जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक कम कर देना। जब भी किसकी बात की जाती है जेड इफेक्टिव की, तो एक इलेक्ट्रॉन कम करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s 0 और 3d 0 3d 0 लिखो तो लिख लो वरना कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके लिए क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिग्मा की। तो कैसे कैलकुलेट होगी देखना ध्यान से बच्चों। अगर मैं इसको n मान लूं, ये कौन सा सेल है, चौथा सेल है, फोर्थ सेल, तो ये कौन सा होगा n-1, ये कौन सा होगा n-2 और ये कौन सा होगा n-3। अगर ये n है तो ये n-1 या n-2 या n-3। तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, सबसे पहले बात की जाए यहाँ पे तो देखना इस सेल के लिए, किसके लिए n के लिए 4s, और यहाँ पे अगर मैं इसको क्या लिख दूं 4s 4p लिख सकता हूँ। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं आगे 0 है, इलेक्ट्रॉन आगे 0 हो सकते हैं, 3d 0 4p 0 आगे कितने भी हो। तो अपने को क्या करना है, सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 4p 0। तो यहाँ से अगर वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी तो कैसे आएगी वैल्यू, देखना बच्चों ध्यान से। ns np के लिए ns और np, ये कंडीशन कौन सी होगी अपनी ns np। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कंडीशन क्या होगी, ns np के लिए सिग्मा कैसे निकाला जाता है, सिग्मा इजिकल टू की वैल्यू कितनी होती है 0.35 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा 0 आएगी। तो 4s 4p के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी 0। अब बात आती है n-1 के लिए, n-1 के लिए कितनी होती है सिग्मा की वैल्यू 0.85 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6.8। अब बात आती है n-2 के लिए, n-2 के लिए कितनी आती है वैल्यू 1 आती है। सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है n-2 के लिए 1 होती है। कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा कितना आएगा 8। अब बात आती है n-3 के लिए, n-3 के लिए कितनी आएगी वैल्यू, तो देखना बच्चों ध्यान से n-3 के लिए n-3 के लिए वैल्यू, या मैं कह दूं ओवरऑल जितने भी इनर हैं, मैंने कहा जितने भी इनर होंगे उनके भी वैल्यू कितनी आती है, मैंने कहा था सेलेक्टर के अकॉर्डिंग क्या था n-2 एंड इनर सेल, n-2 एंड इनर सेल के लिए वैल्यू कितनी आती है सिग्मा की 1 आती है। तो देखना n-2 और इससे इनर सेल, n-2 से इनर सेल जितने भी होंगे उनके लिए सिग्मा की वैल्यू 1 ही होगी। इन दोनों के लिए वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अगर और भी सेल होता है n-4 n-5 उसके लिए सभी के लिए क्या होती है वैल्यू सिग्मा की 1 होती। तो 1 इंटू इसके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी, 1 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी 2। इन चारों सिग्माओं को अगर मैं जोड़ दूं तो ओवरऑल इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या आ जाएगी, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आएगा 2 + 8 + 6.8, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई 8 10 और 16.8, कितनी आ गई 16.8 16.8 आ गई इसकी सिग्मा की वैल्यू। अब अगर अपने को क्या पूछ ले, जेड इफेक्टिव पूछ ले, तो जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना है 19 माइनस 16.8 कितना आएगा 2.2। तो देखना बच्चों ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ से सोडियम की मैंने बात की, उसके बाद इसके नीचे ग्रुप में कौन सा एटम एलिमेंट आता है पोटेशियम, इसके बाद कौन सा आता है रुबिडियम। तो सोडियम का कितना होता है 2.2, पोटेशियम का कितना आया जेड इफेक्टिव 2.2।
रुबिडियम की बात कर लेंगे, यहाँ पे कितना आएगा वैल्यू, उसकी भी 2.2 आएगी। अपन चेक कर लेंगे कैसे आएगी वैल्यू रुबिडियम की 2.2। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जेड इफेक्टिव क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, 2.2 वैल्यू रह रही है। इसका मतलब अपना जो स्टेटमेंट था वो करेक्ट था। इसको सबसे पहले आप उतार ले, उसके बाद मैं रुबिडियम की बात और कर लेता हूँ कि इसके अंदर 2.2 कैसे आएगा। चलिएगा बच्चों, रुबिडियम के लिए और बात कर लेता हूं मैं। रुबिडियम के अकॉर्डिंग जेड इफेक्टिव आप लोगों को निकाल के बता देता हूं मैं, जिससे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आए। रुबिडियम का एटॉमिक नंबर कितना बोला जाता है, रुबिडियम का एटॉमिक नंबर बोला जाता है 37। तो देखना, इलेक्ट्रॉन भरेंगे अपन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इलेक्ट्रॉन 4s में आएगा पहले, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3d में आएगा 4s, उसके बाद 4p, और उसके बाद किस में आएगा 4d से पहले 5s में आएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब देखना, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, कितने हो गए, 6 2 8 10 12 6 18, कितने बढ़ने हैं 37, 18 20, और डी में कितने हैं 10 भर दूं, कितने हो गए टोटल 12 6 18 20 10 से 30 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन और बढ़ने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन और बढ़ने हैं। तो पी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पी में इसमें जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, पी में अधिकतम 6 और एक इसमें 5s से 1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, रुबिडियम का। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 एंड 5s से 1। तो सबसे पहले क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना है, आउटर इलेक्ट्रॉन को कम कर देना, क्योंकि इसके लिए सिग्मा की वैल्यू क्या बोली जाएगी 0। तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से कम कर दिया। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 और 5s से 0। इसके लिए अपने को क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करके जेड इफेक्टिव बताना है। तो देखना बच्चों ध्यान से, इसमें सबसे पहले बात करूं मैं, तो यहां से वैल्यू कैलकुलेट करने से, यहां से देखना बच्चों ध्यान से, अब 1 बाय 1 अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसको n सेल मान लूं, ये कौन सा सेल है, n सेल, तो ये सेल कौन सा होगा, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन पहले भरने के हिसाब से मैंने क्या कर दिया, यहाँ से 4s पहले लिख दिया और 3d10 बाद में लिख दिया। एक ही बात है, आप लोग ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 3d को पहले, क्योंकि अपन सेल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो 3d10 और 4s2। तो यहाँ पे मैं सेल की बात कर रहा हूँ, तब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये भी सही है और ये भी सही है। तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन पहले किस में आएंगे, 3d की बजाय पहले 4s में आते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3d की बजाय 4s में पहले आएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखने का तरीका कैसे भी हो जाए, अपने को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ आते हैं, 4s में आते हैं। तो देखना बच्चों, अगर ये n है, अगर ये n वैलेंस सेल है, तो ये, अगर ये 5 है तो ये 4 है, इसका मतलब ये कम हो गया। अगर ये 3 है तो ये क्या हो गया, n-2 हो गया। अगर ये 2 है तो ये n-3 हो गया, और ये 1 है तो ये n-4 हो गया। अब देखना बच्चों ध्यान से, 1 बाय 1 हम इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग सिग्मा की वैल्यू 5s, इसके आगे 5p होगा, 5d भी होगा, 4d भी होगा, इसके अपने को बात नहीं करनी। उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0 होंगे। इसका मतलब nsnp टाइप की क्या होगी, अपनी कंडीशन होगी nsnp, इलेक्ट्रॉन 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। nsnp के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी बोली जाती है, इसको मैं बता देता हूँ। nsnp टाइप का क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो सिग्मा की वैल्यू nsnp के अकॉर्डिंग कितनी बताई जाती है, 0.35 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन 0, सिग्मा की वैल्यू इसके लिए 0। अब बात करते हैं 4s2 और 4p, ये भी क्या है n-1, n-1 के अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी बताई जाती है, 0.85 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, कितना आएगी वैल्यू 6.8 आएगी। अब बात की जाए n-2 के लिए, n-2 के लिए कितनी आती है वैल्यू, n-2 और जितने भी इनर सेल हैं उसके लिए सिग्मा की वैल्यू 1 आती है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए वैल्यू कितनी आएगी 18, इसके लिए 1 आएगी, 1 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन 8, इसके लिए वैल्यू कितनी आएगी सिग्मा की 8, इसके लिए 1 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, वैल्यू कितनी आएगी 2 सिग्मा की। तो सभी सिग्माओं को अगर मैं जोड़ दूं
तो अपने पास क्या आ जाएगा इस ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिग्मा को अगर ऐड करके लिखूं तो कितनी आएगी वैल्यू देखना 2 + 8 + 18 + 6.8 कितनी आएगी सिग्मा की वैल्यू जोड़ दो 8 2 10 18 28 28 और 6 कितने हो गए 34.8 इसकी वैल्यू कितनी आ गई 34.8। अगर जेड इफेक्टिव की बात करें तो जेड माइनस सिग्मा जेड कितना है 37 माइनस सिग्मा कितना है 34.8 तो ये वैल्यू कितनी आएगी 2.2। तो मैंने कहा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जेड इफेक्टिव क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। इसका मैंने एग्जांपल दे दिया सोडियम पोटेशियम और रुबिडियम के लिए कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जेड इफेक्टिव क्या रहेगा कांस्टेंट, वो भी कितना 2.2 रहता है। इसमें किसमें एक सोडियम पोटेशियम और रुबिडियम के अकॉर्डिंग मैंने एग्जांपल बता दिया। तो सबसे पहले आप इसको उतार ले बच्चों। चलिएगा अब चलते हैं नेक्स्ट। कई बार क्या देता है, कई बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसी एटम के लिए किसी पर्टिकुलर सब सेल के लिए क्या पूछ लेता है जेड इफेक्टिव पूछ लेता है। मैंने क्या कहा कई बार किसी एटम में पर्टिकुलर सब सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए क्या पूछ लेगा जेड इफेक्टिव पूछ लेगा। तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसकी मैं बात कर रहा हूं, देखिएगा बच्चों ध्यान से। मैंने कहा कई बार क्या करता है एक स्पेसिफिक रूल की बात कर रहा हूं मैं। स्पेसिफिक रूल क्या होगा, स्पेसिफिक रूल में अगर मैं बात करूं तो देखना बच्चों ध्यान से। कई बार क्या करता है किसी एलिमेंट के लिए, कई बार किसी एटम या एलिमेंट के लिए कोई भी एटम उसके लिए क्या पूछ लेता है एक पर्टिकुलर किसी सब सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए क्या पूछ लेगा, सब सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव पूछ लेता है। तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा देखना ध्यान से। पर्टिकुलर सब सेल का मतलब क्या है उसको मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा कि किसी एटम का पर्टिकुलर सब सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके लिए जेड इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट होगा। तो जिस पर्टिकुलर सब सेल की बात करेगा, जिस पर्टिकुलर सब सेल के लिए उस एटम के लिए बात करेगा, उस पर्टिकुलर सब सेल में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उन इलेक्ट्रॉन का सिग्मा कितना बोला जाता है, उन इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा बोला जाएगा 0.35। कितना बोला जाएगा 0.35। और इसके जो इस पर्टिकुलर सब सेल के लिए जो पूछ रहा है इसके जो आउटर सेल हैं, इसके जो आउटर सेल होंगे उन आउटर सेल के लिए मतलब जिस पर्टिकुलर सब सेल के लिए इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट है जिसके लिए जेड इफेक्टिव अपने को पूछा है उसके आउटर सेल जितने भी हैं उनके लिए सिग्मा की वैल्यू 0 बतानी है। और इसके जो इनर सेल होंगे, इनर सेल और आउटर सेल दो तरीके के होंगे, इसके जो इनर सेल होंगे उनके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी बतानी है 1 बतानी है। तो मैंने क्या कहा देखना किसी एटम के लिए कई बार क्या करता है पर्टिकुलर सब सेल दे देता है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव पूछेगा। तो क्या करना है जिस सब सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसके लिए पूछ रहा है उसके लिए सिग्मा कितना बताना है 0.35। और इसके आउटर सेल जितने भी इसके आउटर सेल होंगे उनके लिए सिग्मा सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिग्मा 0 होगा। और इसके इनर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिग्मा कितना बताना है 1 बताना है। तो इस ट्रिक को ध्यान में रखना, स्पेसिफिक रूल को याद रखना। इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले आप इसको उतार लें। चलिए बच्चों एग्जांपल की मैं बात कर लेता हूं, यहीं पे देखना एग्जांपल की बात कर रहा हूं। इस रूल को ध्यान में रखना थोड़ा। कई बार पर्टिकुलर सब सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव पूछ लेगा। देखिएगा एग्जांपल क्या है, जिंक में 3D इलेक्ट्रॉन पर क्या बताना है जेड इफेक्टिव बताना है कितना होगा। तो जिंक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये जो 3D इलेक्ट्रॉन 3D सब सेल की बात कर रहा है कोई भी सब सेल, इस सब सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर क्या पूछ लिया जेड इफेक्टिव। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कई बार किसी एटम के लिए एक पर्टिकुलर सब सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव पूछ लेता है। तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले बात की जाए जिंक की। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30 के अकॉर्डिंग अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कितना आएगा देखना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में आता है 4s में आता है, उसके बाद किस में आता है 3d में आता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिंक है तो कितना होगा 3d 10 4s 2। सबसे पहले क्या करना है जेड इफेक्टिव निकालने के लिए मैंने कहा जिसकी ये बात कर रहा है, सबसे पहले क्या करना है देखना ध्यान से। इसने कहा 3d इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्टिव निकालना है पर्टिकुलर सब सेल के लिए। इतनी देर तो अपन क्या कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिग्मा की वैल्यू और जेड इफेक्टिव की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। अब इसने क्या दे दिया सिर्फ 3d इलेक्ट्रॉन पर क्या करना है जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। इसका मतलब इसने सिर्फ 3d में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करवा रहा है। इतनी देर तो अपना ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब इस 3d में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए जब जेड इफेक्टिव की बात करेगा तो मैंने कहा जो आउटर सेल है इस पर्टिकुलर सब सेल की बजाय यहाँ पे जो आउटर सेल ये आउटर सेल है ये सभी क्या है इनर सेल है। तो मैंने कहा आउटर सेल के लिए सिग्मा की वैल्यू 0 माननी है और इनर सेल के लिए इसके कंपैरेटिवली पर्टिकुलर सब सेल के कंपैरेटिवली ये आउटर है और ये इनर है, इसके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी माननी है अपना जो स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग 1 माननी है। अब देखना बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे 10 में से 1 इलेक्ट्रॉन कम, क्योंकि ये अपने रूल के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले क्या करना है 1 इलेक्ट्रॉन कम करना है। जिस पर्टिकुलर सब सेल की बात कर रहा है वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है कम कर देना। तो 3d पर पूछा है इसका मतलब 3d में से 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 9 और 4s2 ये बात होगी। 3d पे पूछा है तो ध्यान से देखिए इनके लिए सिग्मा कितनी होगी सिग्मा की वैल्यू 1 होगी, इसके लिए सिग्मा की वैल्यू 0 होगी। तो 3d पर पूछा है तो इसके लिए 3d के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है फिक्स होती है। जिस पर्टिकुलर सब सेल की बात कर रहा है उसके लिए सिग्मा कितना बताया जाता है स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग 0.35 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है 9 वैल्यू कितनी आएगी वैल्यू कितनी आएगी 3.15 वैल्यू कितनी आ गई 3.15। अगर यहाँ से सिग्मा की वैल्यू इसके लिए निकालो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर मैं निकालूं तो सिग्मा कितना आएगा सभी के लिए 1। कितने इलेक्ट्रॉन है 8 10 18 इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा यहाँ पे कितना आएगा इन सभी के लिए 18 और यहाँ पे इसके लिए सिग्मा कितना आएगा 0। क्यों आएगा सिग्मा 0 अपने रूल के अकॉर्डिंग सिग्मा 0 लिखा जाता है आउटर सेल के लिए। कैसे आएगा क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू 0 वैल्यू होती है इनटू कितने इलेक्ट्रॉन है किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो इसकी वैल्यू 0 ही बताई जाएगी। तो और इनको जोड़ लें तो सिग्मा कितना आएगा 3.15 प्लस 3.15 प्लस 18 कितना आ जाएगा ये 21.15 तो ये क्या आ गया यहाँ से इन्हें 3d इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्टिव अपने कैलकुलेट कर लिया। ये सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। यहाँ से जेड इफेक्टिव की अगर बात करेगा तो जेड इफेक्टिव कैसे बताया जाएगा जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना है जिंक के लिए 30 माइनस 21.15 तो जिंक के लिए 3d इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्टिव पर्टिकुलर सब सेल पर क्या पूछ लिया जेड इफेक्टिव तो कितना आएगा यहाँ से 30 में से 21.15 अगर अपने इसमें से निकालेंगे तो कितना बचेगा 8.8 कितना बचेगा 8.85। तो ये क्या हो गया इसका पर्टिकुलर है किसी मैंने कहा किसी एटम में पर्टिकुलर अगर किसी सब सेल पर क्या पूछ ले जेड इफेक्टिव पूछ ले तो अपने को क्या करना है उस पर्टिकुलर सब सेल के लिए सिग्मा कितना मानना है 0.35 उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन है उसके इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग और इसके आउटर जो सेल है उसका सिग्मा 0 मानना है इनर सेल का सभी का सिग्मा क्या मानना है 1 मानना है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है इनर में उसके लिए सिग्मा 1 इंटू जितने इलेक्ट्रॉन है उतने और आउटर का जितने इलेक्ट्रॉन है उसको 0 से मल्टीप्लाई करके सिग्मा 0 होगा और जिसके लिए पूछा है उसके लिए 0.35 एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे। ये अपना बेसिक कंसेप्ट चल रहा है। एक इलेक्ट्रॉन कम करने के बाद जिसके लिए पूछा है वहीं से एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो 3d 9 0.35 टोटल सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी और जेड इफेक्टिव की वैल्यू। तो ये आ गई जिंक में 3d इलेक्ट्रॉन्स पर पर्टिकुलर सब सेल पर क्या आ गया जेड इफेक्टिव की वैल्यू 8.85 इस तरीके से निकाली जाती है। कई बार पर्टिकुलर सब सेल पर क्या पूछ लेता है जेड इफेक्टिव उसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया। उतार लो बच्चों इसको। तो बच्चों ये बात हो गई किसकी किसी भी
एटम में अपने को जेड इफेक्टिव कैसे निकालना होता है, अपने सबसे पहले बात की शिल्डिंग इफेक्ट की, उसके बाद बात की जेड इफेक्टिव की। तो किस तरीके से निकाला जाता है उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा। अगर स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग आप लोगों को सिग्मा की वैल्यू याद है तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, इनकी जेड इफेक्टिव की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर बच्चों आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों। इसके आगे का कंटेंट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।